अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतजार था। हम जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इस तरह के दस्तावेज को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कराने के सटीक तरीके जानना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी डिग्री को जल्दी अपोस्टिल कैसे कराएं और इसमें कितना खर्चा आएगा। अभी टर्न अराउंड और प्रोसेसिंग समय क्या है और हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे यूनिवर्सिटी डिग्री अपोस्टिल के लिए आप हमें ईमेल या फैक्स न करें। लेकिन एक अपवाद है, आपको हमें ओरिजिनल कॉपी ही मेल करनी होगी या जमा करनी होगी हस्ताक्षरित यूनिवर्सिटी डिग्री हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में। दूसरा, नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी से वेट इंक नोटरीकृत हों। अन्य राज्य या देश की नोटरी नहीं, केवल टेक्सास नोटरी चलेगी। फिर आपके पास दो विकल्प हैं जिनसे आप स्कूल दस्तावेज साइन और नोटरी करा सकते हैं। पहला स्कूल अधिकारी और नोटरी द्वारा और दूसरा आपके और नोटरी द्वारा किया जा सकता है, ताकि आप स्कूल को पूरी तरह से बाईपास कर सकें। तो यूनिवर्सिटी डिग्री के मामले में आपकी डिग्री टेक्सास यूनिवर्सिटी या संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी या दुनिया में कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी की हो सकती है। तो यदि यूनिवर्सिटी टेक्सास में नहीं है तो आप दो विकल्पों में से केवल एक का ही उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप स्कूल गए और यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए टेक्सास अपोस्टिल चाहते हैं तो आप केवल एक ही रास्ता अपना सकते हैं यदि आपकी यूनिवर्सिटी टेक्सास के बाहर थी। अब मैं आपको वे दो विकल्प दिखाऊंगा। तो आपके पास जो दो विकल्प हैं उनमें से एक ये कठिन तरीका है, इसमें सबसे अधिक समय लगता है। 80% बार यह दूसरे तरीके की तुलना में अधिक खारिज हो जाता है। तो यह वह तरीका है जिसे हम करने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी देश या संस्था अनुरोध कर रही है और विशेष रूप से कहती है कि आपको अपनी मूल यूनिवर्सिटी डिग्री अपोस्टिल करानी होगी, न कि केवल डिग्री बल्कि वह मूल होनी चाहिए, तो यही आपका एकमात्र रास्ता है। तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन जब तक वे ऐसा ना कहें, आप दूसरे विकल्प पर जा सकते हैं जिसकी हम सलाह देते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री पर ये शब्दावली आपको नोटरी को या आपके स्कूल अधिकारी को अपनी वास्तविक यूनिवर्सिटी डिग्री पर लिखनी होगी या संलग्न करनी होगी। इसके लिए आप बस इस शब्दावली को यहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर पेस्ट करें और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आसान तरीका है, बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और यह आपके द्वारा हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पीडीएफ में डाउनलोड कर देगा। बस इसका प्रिंट लेकर इसे पेपर क्लिप से मूल यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ जोड़ दें। फिर स्कूल अधिकारी इस पर साइन करके भरेंगे और नोटरी भी इस पर साइन करके भरेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथन दस्तावेज पे होना ही चाहिए। अगर स्कूल अधिकारी ने ऐसा नहीं किया तो दस्तावेज खारिज हो जाएगा और आपकी फीस बेकार जाएगी, आपको दोबारा भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि वे दस्तावेज पर यह कथन लिखकर प्रिंट करें, हाथ से लिखा, प्रिंट में, बिना कर्सिव के। उन्हें कहना होगा, मैं प्रमाणित करता हूं कि यह विश्वविद्यालय की डिग्री, छात्र का नाम यानी आपका नाम, मूल दस्तावेज का सही, सटीक, पूर्ण और अपरिवर्तित रूप है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे इसे हर समय गड़बड़ कर देते हैं और इससे आपका पैसा और समय खर्च होगा। उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना होगा जैसा आपकी डिग्री पर है। तो अपनी डिग्री पे बस इसे देखें। यदि आपके नाम की स्पेलिंग में मिडिल इनिशियल है और कोई मिडिल नेम नहीं है, तो अगर आपकी डिग्री पे जॉन डी डो लिखा है तो उन्हें आपका नाम यहाँ हाईलाइट की गई जगह पर जॉन डी डो ही प्रिंट करना होगा। यदि आपके डिप्लोमा या डिग्री पर जॉन डगलस डो लिखा है तो आपको उन्हें यहाँ जॉन डगलस डो ही लिखना होगा। यदि आपकी डिग्री पर कोई मिडिल नेम या मिडिल इनिशियल इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो डिग्री के बारे में आपको ये ज़रूर सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल उन्हें यह जानकारी या वीडियो ईमेल कर दे, उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझा दें ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। और फिर महत्वपूर्ण बात, उन्हें यहाँ अपना नाम साइन करना होगा और अपना पद लिखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कूल रजिस्ट्रार, ऑफिस रजिस्ट्रार या स्कूल एडमिन अधिकारी जैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पद क्या है, बस उन्हें वहाँ एक पद लिखना होगा, ठीक है? और फिर यहाँ ये हिस्सा नोटरी वाला हिस्सा है, ठीक है? सीधे शब्दों में कहें तो आपका विश्वविद्यालय जिस भी काउंटी में है, नोटरी वहीं उस काउंटी का नाम प्रिंट करेगा। और फिर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटरी इसे 3 अलग-अलग तरीकों से गड़बड़ कर देगा। स्कूल अधिकारी का नाम प्रिंट करे, ये बहुत स्पष्ट है, सामान्य समझ की बात है। इसमें लिखा है प्रिंट करें, कर्सिव नहीं, स्कूल अधिकारी का नाम प्रिंट करें। यहाँ साइन करने वाले अपना नाम प्रिंट करेंगे क्योंकि ये बयान प्रमाणित करता है कि उन्होंने स्कूल अधिकारी को दस्तावेज पर साइन करते देखा। यहाँ वे 3 गलतियां हैं जो नोटरी करेगा और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उन्हें ये बताएं क्योंकि वे बहुत समझदार नहीं होते, ठीक है? वे स्कूल अधिकारी से बाय लाइन में उनके नाम के साइन करवा लेंगे। ये रिजेक्ट हो जाएगा। नोटरी वहाँ अपने नाम के साइन कर देगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा।
नोटरी उस बॉक्स में अपना नाम प्रिंट कर देगा, वह भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ केवल एक ही चीज़ आएगी, इसमें लिखा है कि स्कूल अधिकारी का नाम यहाँ प्रिंट होना चाहिए, तो बस सुनिश्चित करें कि वे ऐसा करें और फिर नोटरी वहीं साइन करता है। ठीक है? ये कठिन तरीका है क्योंकि इसमें समय लग सकता है। हमने देखा है कि जब आप कहते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, तो स्कूल 1 महीने या उससे भी ज़्यादा समय ले लेते हैं क्योंकि वे बस अपना पूरा समय लेते हैं। टेक्सास में आपके विश्वविद्यालय के आधार पर वे छोटे हो सकते हैं, स्टाफ में नोटरी ना हो या वे मना कर सकते हैं। वे यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक मोबाइल नोटरी बुलाना होगा। फिर आपको नोटरी और स्कूल अधिकारी को एक साथ बुलाना होगा। इसमें बहुत मेहनत, पैसा और समय लगता है और बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए मैं इस रास्ते की सलाह नहीं देता। ठीक है। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री की फ़ोटोकॉपी तैयार करें। आप मूल प्रति हमें मेल नहीं कर सकते या यहाँ नहीं छोड़ सकते। आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री की एक फ़ोटोकॉपी, एक रंगीन फ़ोटोकॉपी बनाएँगे और उसे 8.5 गुणा 11 के कागज़ पर बनाएँगे, तो इसे छोटा कर लें। और फिर आप इस प्रमाणित प्रति शपथ पत्र टेक्स्ट को संलग्न करेंगे, बिल्कुल यही टेक्स्ट यहाँ इसे शामिल करते हुए। सब कुछ स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, लेकिन ठीक है। और बस यहाँ इस पीडीएफ पे क्लिक करें और ये यहाँ हाइलाइट की गई हर चीज़ को डाउनलोड कर देगा। और फिर आप बस इस पीडीएफ को प्रिंट कर लें और इसे पेपर क्लिप के साथ अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री की कॉपी के साथ लगा दें। और फिर आप लिखेंगे कि मैं आपका नाम, तो डिग्री धारक का नाम लिखें, जिसका भी नाम डिग्री पर है, यानी आपका। आप अपना नाम फिर से ठीक वैसे ही लिखें जैसा आपकी डिग्री पर है। और फिर आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ डिग्री धारक के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ फिर से नोटरी गलती कर सकता है, पर यहाँ डिग्री धारक का नाम लिखें। सुनिश्चित करें कि नोटरी अपना नाम या हस्ताक्षर न कर दें, जो वे अक्सर करते हैं। वे केवल यहाँ हस्ताक्षर करके और फिर यहाँ आपका नाम लिखते हैं। बस इतना ही। आप झूम से दस्तावेज प्रमाणित करने हेतु टेक्सास ई नोटरी या रिमोट नोटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं, तो हमारे हमसे संपर्क करें पेज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड कर दें, ताकि आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत न पड़े। तो इस पेज से हमारे हमसे संपर्क करें वाले पेज पर जाने के लिए बस यहाँ क्लिक करें या फिर उस पर क्लिक करें या फिर ठीक वहाँ क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए ऑर्डर बटन को दबाकर पा सकते हैं, आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा। फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें दें या मेल करें, ताकि हम दस्तावेज आपको या किसी को भी वापस भेज सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे संपर्क पेज पर जाएंगे और 3 पीडीएफ अपलोड करेंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री की कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित प्रति हलफनामे को स्कैन करके एक साथ एक ही पीडीएफ में अपलोड करेंगे। दूसरा पीडीएफ आपके द्वारा खुद बनाए और खरीदे गए फेडेक्स या यूपीएस रिटर्न प्रीपेड शिपिंग लेबल का होना चाहिए। और फिर तीसरा पीडीएफ हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ है। जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं और प्रिंट बटन पर पहुंचते हैं, तो हार्ड कॉपी निकालने के बजाय अपनी प्रिंटर सेटिंग्स पर जाइए और पीडीएफ के रूप में सहेजें विकल्प चुनें। जब आप प्रिंट दबाएंगे, तो यह इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लेगा। फिर उस पीडीएफ को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर दें। बस इतना ही। आपको कहीं उड़कर या गाड़ी चलाकर जाने की ज़रूरत नहीं है और न ही कुछ मेल करने की ज़रूरत है। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के तरीके से जाते हैं, तो आप इसे दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज़ आपको वापस कैसे भेजेंगे। तो शिपिंग और शिपिंग लेबल बनाने की प्रक्रिया इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ अपोस्टिल करवा रहे हैं। यदि आप गैर हेग देश जा रहे हैं, तो आपको दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर अमेरिकी विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में करवाना होगा। और वह तीसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि शिपिंग कैसे करनी है। दस्तावेज पहुंचाने के 2 तरीके हैं। पहला सबसे आसान है, जिसकी सलाह हम 99% लोगों को देते हैं। आप अपने दस्तावेज रातों रात या डाक से हमारे ऑस्टिन पते पर भेजें, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद दे सकते हैं। फिर से बता दूं, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिसके बारे में हम तीसरे चरण में बात करेंगे। इससे प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजें। ये वॉक इन सेवा नहीं है, इसलिए तुरंत नहीं मिलेगा। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी विदेश विभाग या संबंधित विदेशी दूतावास द्वारा ही किए जाते हैं। हम वॉशिंगटन डी.सी स्थित सभी विदेशी दूतावासों में अपने कार्यालय के माध्यम से वैधीकरण करते हैं, जहां दुनिया के 99% दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेजने वाले हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें।
यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग ना करें। ना तो हमें दस्तावेज डाक से भेजें और ना ही हमसे वापस डाक से भेजने को कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं। अभी तक अंटार्कटिका में कोई नहीं मिला है। ये फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हो या खोएँ नहीं, वे सबसे विश्वसनीय हैं और वे सबसे सस्ते भी हैं। यदि आप अमेरिका में दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने डीसी कार्यालय में शिपमेंट भेजते हैं, यानी टेक्सास के बीच से लेकर पूरे देश के पार अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन डी.सी तक हमारे डी.सी कार्यालय में 2 दिन के फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में हमें 11 वास्तव में $10 और 95 सेंट का खर्च आता है। यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं तो उसी समय सीमा के लिए ये $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 जैसा है। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। दस्तावेज भेजने के लिए फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर से बहुत अधिक सस्ता है, खासकर अगर आप रातों रात या 2 दिनों की डिलीवरी चुनते हैं। असल में ये फेडेक्स वन विकल्प चुनने पर ही होता है और हमारे शिपिंग पेज का वीडियो इसकी विस्तार से पूरी जानकारी देगा और मैं इसे समझाऊंगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। दुनिया में कहीं से भी आप ऑनलाइन प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर उसे प्रिंट करके हमें डाक से भेज सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके ईमेल कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ है, आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट या जीआईएफ या जेपीजी या जो कुछ भी हो उसमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको उस असली पीडीएफ की ज़रूरत होगी जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको इसे बनाने पर देंगे। जब आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाएंगे कि आप इसे कहीं भी कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो आपको वह करना होगा जिसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स कहते हैं। वह रसीद जो आपको अब खुद बनानी होगी। आप इन पे क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए है और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ टेम्पलेट है जिसे आपको बस पूरा भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखें और उस पर तारीख डाल दें। बस इतना ही, यह आपके लिए तैयार है। वैसे इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, पर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में सुरक्षा के लिए हम हमेशा ऐसा करने को कहते हैं। अपने दस्तावेज को अमेरिका से दूसरे देश में भेजने के लिए, उदाहरण के लिए मेक्सिको को वास्तव में इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन फेडेक्स के साथ उन्हें वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह हो, ठीक है? इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम किसी भी स्थिति में नहीं डाल सकते हैं। मैं फिर से कह दूं, आप अपनी शिपिंग पर हमारी कोई जानकारी नहीं डाल सकते। जब हम इसे वापस भेजते हैं तो वह शिपिंग आपके लिए होती है। हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपके पास आए या किसी लॉ फर्म, दूसरे देश, किसी परिचित कंपनी या सरकारी संस्था के पास जाए, जहां भी आप इसे भेजना चाहें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से गुजरता है तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा और हमें बिल भेजा जाता भी है सैकड़ों डॉलर का। वह हमारा नहीं है, वह हमारा खर्च नहीं है। अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं भेजेंगे। इसे एक लिफाफे की तरह समझें जिसे आप मेल कर रहे हैं। अमेरिका में ऊपरी बाएं कोने में आप रिटर्न पता डालते हैं ताकि पता गलत होने या डाकघर द्वारा डिलीवर न होने पर मेल आपको वापस मिल सके। हम यही मांग रहे हैं। आप बस वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपना पता डाल सकते हैं, यही होता है। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए आप इसे यूरोप वापस शिप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अमेरिका में आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य रहता है, तो आप बस उनके पते का उपयोग कर सकते हैं। ये तब ज़रूरी होता है जब आपका दस्तावेज वापस आता है या कस्टम्स को बिल भेजने के लिए किसी पते की ज़रूरत होती है। वैसे इससे वास्तव में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से आप इस पर क्लिक करें, हम इसके अर्थ और इसे करने के तरीके के बारे में जानेंगे। जब कभी आप ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, तो वे आपसे पूछेंगे कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है, जहाँ आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते।
ये बहुत सरल है, लोग रोज करते हैं, कहते हैं ये नामुमकिन है, पर आप कर सकते हैं, बस तरीका गलत है। हमारे निर्देशों का पालन करें, इसे ऑनलाइन करें। इसके लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाइए, क्योंकि कई बार उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर रोज करवाते हैं। आप लेबल ऑनलाइन बना सकते हैं हमारे पते का उपयोग किए बिना, क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पे छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक हैं, हम शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये अहम है, क्योंकि हम इसे पूरा शिप नहीं करेंगे, इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि आपको हमें एक नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता और नाम है, तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट हम वापस नहीं भेजेंगे। अगर आपको ये दस्तावेज़ समय पर वापस चाहिए, तो नया लेबल मिलने और हमारे संपर्क करने तक इसमें कई दिनों की देरी हो सकती है। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग पर मूल रूप से यही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें दें। फिर से, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, कृपया आप हमें दस्तावेज़ और प्रीपेड शिपिंग लेबल दे दें, ताकि हम उन्हें वापस शिप कर सकें। आप इन्हें बस यहाँ हमारे पास छोड़ दें और फिर हम इन्हें आपको वापस मेल के ज़रिए भेज देंगे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाते हैं, शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पे जाते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं और फिर आप जानते हैं, उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन, जैसा कि हम चरण 3 में चर्चा करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या संघीय सरकार या दूतावास को, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं वर्तमान कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे पास हैं। और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं और हमारे काम पूरा करने का समय जो आज 30 नवंबर 2025 तक है, तो कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करना होगा वह ये है कि आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, हाँ। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर इसे प्रिंट करेंगे, और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वह सब कुछ। तो यदि आप फिर से, यदि आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ, यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ रहे हैं, ह्यूस्टन या डलास नहीं, केवल ऑस्टिन में, तो आप दस्तावेज़ यहाँ छोड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए, इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो और वे वास्तव में केवल संघीय और राज्य की छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए, वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। वह कोई संघीय छुट्टी नहीं थी। और वे इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले वाले बुधवार को भी बंद थे, और वह भी कोई संघीय छुट्टी नहीं थी। अरे हाँ, ब्लैक गुड, ब्लैक फ्राइडे सेल में वो ये आ गया है, ब्लैक ब्लैक फ्राइडे। वे तब भी बंद रहते हैं, वह संघीय छुट्टी नहीं है, लेकिन वे बंद हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस के लिए भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले वाले दिन की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव संघीय छुट्टी नहीं है, तो जब वे बंद होंगे, हम दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। बस इसे याद रखें। समय सीमा के बारे में स्पष्ट रहने के लिए, कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक जमा नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला ना हो। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य के कार्यालय में जमा कर देंगे। फिर उनके काम के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। अभी कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये तय नहीं करता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे। हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है
वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा होने का समय होगा। और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम पर मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज जमा करेंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन जमा करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। ये प्रक्रिया 0 दिन की हो सकती है, या हमारे द्वारा जमा कर देने के पश्चात उन्हें आपको जारी करने में 2 पूरे कार्य दिवसों तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाऊंगा। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या तब तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन जमा कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो कि 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस डाक से भेजा जाएगा। तो वो आपका है। निश्चित रूप से वह सबसे बेहतरीन स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, घड़ी। ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद मिलता है, चाहे आप इसे हमें यूपी.एस या फेडेक्स से कुरियर करें, या दोपहर 2 से 5 बजे के बीच हमारे कार्यालय में खुद छोड़ें, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उसी सोमवार को ठीक 5 बजे से पहले इसे आगे भेज देते हैं। हम इसे अगले तब हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस, 1 या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को आपको वापस मेल कर देंगे। तो फिर से, यदि हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, तो यह बुधवार या गुरुवार तक तैयार होगा। बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ोंबी सर्वनाश या एलियन आक्रमण ना हो जाए, यदि आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति, ये आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय की यात्रा कर रहे हैं, तो अपने दस्तावेजों को मेल करने के बजाय खुद छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे दोपहर से पहले या बाद में ड्रॉप ऑफ या मेल द्वारा मिलते हैं, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, वे हमसे संपर्क नहीं करते हैं, और वे यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है, उन पर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं, ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है, उस पर ना जाएँ, जो यहाँ कहा जा रहा है, उस पर जाएँ। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ, इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज के लिए, तो यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज को अपोस्टिल कराने की आवश्यकता है, तो ये $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें चेक या मनी ऑर्डर कैशियर चेक नहीं लिखते हैं, आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं, और आप कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं, हमारे अपने फॉर्म हैं, और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है, और फिर यदि ये 1 से अधिक है, तो इसमें छूट दी जाती है, और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के ₹95, 2 अपोस्टिल के 170, और 3 दस्तावेजों के लिए आपको 245 देने होंगे। तो और इसी तरह, और इसी तरह। तो ये अभी की मौजूदा कीमतें हैं, और हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 प्रति दस्तावेज लगेंगे। जब आप ऑर्डर के लिए तैयार हों, बस इस बटन पर क्लिक करें, और आप टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है, न कि ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क, ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं, या वे दस्तावेज जो टेक्सास इकाई से जारी किए गए थे, जैसे कि शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी ही चीजें। तो ये है तीसरा स्टेप। धन्यवाद।